हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज, हमने लास्ट क्लास में एंगुलर प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कशन किया था। उनकी इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीजों पर डिस्कशन किया था और इनके एक्सप्रेशंस हमने देखे थे। क्लियर? चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे मोशन इन अ प्लेन के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सर्कुलर मोशन। क्या है गाइस? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अबाउट इन एनी पर्टिकुलर एक्सिस, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है, रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो या मूव कर रहा हो, तो उस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। आइए इसको लिख लेते हैं। इफ any object moves about any rotational axis in a fixed circular path, in a fixed circular path, then the motion of object is called circular motion. Is called circular motion. क्या कह रहा है? इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट एनी रोटेशनल एक्सिस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस तरह से यहां पर कोई रोटेशनल एक्सिस है, इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये इसकी रेडियस हो गई, तो ये मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ बातें। The velocity of moving particle, velocity of moving particle always changes in direction. क्लियर? देखिए, वेलोसिटी जो होती है मूविंग पार्टिकल की v, वो हमेशा क्या होता है? डायरेक्शन में चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? देखिए, आइए इसको इस तरह से देखते हैं। वापस से मैं इधर बना लेता हूं। सपोज कीजिए कि ये आपका एक सर्कुलर मोशन है। यहां पर पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलरली मूव कर रहा है। अब ये जो है एक टू डायमेंशनल मोशन है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, फाइंड करनी हो, तो वो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड होती है। कैसे फाइंड होती है? टेंजेंट। तो आप देखेंगे तो इस वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वो हर पॉइंट पर, सर्कल के हर पॉइंट पर क्या है? डिफरेंट है। यहां पर भी डिफरेंट है, यहां पर भी डिफरेंट है, इस तरह से यहां पर भी डिफरेंट है। आप देखिए, हर पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है गाइस, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। देयरफॉर यहां पर वेलोसिटी चेंज कंसीडर कहलाती है। क्लियर? वेलोसिटी क्या कंसीडर होती है? चेंजेबल। ठीक है, ऑलवेज चेंज इन डायरेक्शन। हैंस द सर्कुलर मोशन is always accelerated motion, uniform accelerated motion, एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो सर्कुलर मोशन होता है आपका, वो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है।
क्लियर? वहीं पर स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। सर्कुलर मोशन में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो हमेशा सेम रहती है गाइस। क्या रहती है? सेम रहती है। क्लियर? बट कुछ केसेस में नहीं भी हो सकती है, ठीक है, सेम। बट इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट executing circular motion changes. Speed of moving object is always remains the same, but if speed of object executing circular motion changes, then the circular motion is called non-uniform circular motion। तब हम सर्कुलर मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन दोनों टाइप्स के होते हैं गाइस। सर्कुलर मोशन दोनों टाइप के होते हैं। सर्कुलर मोशन पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला एक्सेलरेशन कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या क्या है स्पेसिफिक पॉइंट्स? स्पीड ऑलवेज सेम, वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन। वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन में क्या होगी? चेंज होगी। तीसरा पॉइंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जो कि क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी बात हम करेंगे अभी आगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन का, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वहीं पर अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी जो स्पीड रहती है, स्पीड क्या होती है? चेंजेस। क्लियर? वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। क्या होगा उसकी हम बात करेंगे आगे। क्लियर? एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट नहीं होता। तो सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट्स में देखिए बाइफर्केट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमें सिर्फ सर्कुलर मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका भी, नॉन यूनिफॉर्म का भी दे दूंगा। क्लियर? तो ये हो जाता है सर्कुलर मोशन। देख लीजिए ये सर्कुलर मोशन। क्लियर? अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते हैं वो एंगुलर टर्म्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। किस टर्म्स में कैलकुलेट किए जाते हैं? एंगुलर टर्म्स में। देखिए कैसे, ये तो हो जाएगा।
सबसे पहले अब बात आती है, देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल subtends by any moving object between its initial and final positions of circular path। सर्क्यूलर पाथ। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल सबटेंड्स बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ सर्क्यूलर पाथ। मींस, सपोज कर लीजिए ये आपका एक सर्क्यूलर पाथ है, यहां पर ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन पॉइंट ए से शुरू किया और वो पॉइंट बी तक चला है। कहां तक चला है? बी तक चला है। तो इस केस में उसने जो एंगल सबटेंड किया है वो क्या है? थीटा। यहां पर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एस है यहां पर, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ए से बी ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? और ये जो थीटा है ये यहां पर क्या है? थीटा। थीटा जो है ये है यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फॉर वन कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल के लिए एस की वैल्यू आपकी 0 होती है, बट थीटा की वैल्यू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन हो सकती है। हो सकती नहीं है, होती ही है। क्लियर? थीटा अगर मान लीजिए इनिशियल एक्सिस से नहीं चल रहा है और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल कर रहा है, कुछ इस तरह से, सपोज कीजिए ये दोबारा से आपका एक सर्कुलर पाथ है, ये इनिशियल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करके कहां पहुंचा है? पॉइंट बी पर। ए से मूव करके कहां पहुंचा है? पॉइंट बी पर। तो जब वो ए पर था तो उसने कुछ एंगल सबटेंड कर रखा था। जब वो ए पर था तो उसने जो एंगल सबटेंड कर रखा था वो था θ1। जब वो बी पर पहुंच गया तो उसने इनिशियल एक्सिस के साथ में एंगल सबटेंड किया कुछ θ2। इसको नीचे लिख रहा हूं मैं, θ2। तो ए और बी के बीच का जो एंगुलर डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स भी बोल सकते हैं, डेल्टा थीटा। ये हो जाएगा आपका θ2 माइनस θ1, वेयर θ1 और θ2 क्या हो गए? एंगल मेड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल एक्सिस। ये क्या हो जाती है? ये इसकी इनिशियल एक्सिस। तो बेसिकली किसी भी तरह से हम इसको, ठीक है, डिफाइन करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है? थीटा मेड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ये हो जाता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए सेकंड बात करते हैं। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगल सबटेंड्स पर
unit time by an object, angle subtends per unit time by an object carrying circular motion, कैरिंग सर्कुलर मोशन। देखिए एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ओमेगा, और ये क्या होता है, एंगल सबटेंड पर यूनिट टाइम मींस थीटा बाय टी, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी हो गया आपका टाइम। टी क्या हो गया, टाइम। ओमेगा इज थीटा बाय टी, ये हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर? जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो सकती है। आप इसको अलग अलग नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट होती है, वे डेल्टा थीटा इज क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी हो गया आपका टाइम इंटरवल। एस आई यूनिट क्या हो जाती है इसकी, एस आई यूनिट हो जाती है इसकी रेडियन पर सेकेंड। एस आई यूनिट हो जाती है गाइस रेडियन पर सेकेंड। देख लीजिए आप, इसकी एस आई यूनिट हो जाती है रेडियन पर सेकेंड। इज इट क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी of an object it is the ratio of angular velocity of an object to the time taken, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा सिंबल से डिनोट करते हैं, अल्फा। ये हो जाता है ओमेगा अपॉन टी। मींस नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अल्फा को ही आप डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी एस आई यूनिट हो जाती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर? देखिए यहां पर थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये तीनों ही क्या है, एक्सियल वेक्टर्स हैं गाइस। क्या है, एक्सियल वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स में दो टाइप्स पढ़े थे वेक्टर्स के, एक्सियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर। ये तीनों के तीनों क्या है, एक्सियल वेक्टर्स हैं। क्लियर? इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तीनों एक्सियल वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन की। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन देखना है हमें। देखिए किस तरह से देखेंगे। सपोज करिए ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चल करके इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्लियर? ये आपकी रेडियस है और ये इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितना, थीटा। ए से बी तक पहुंचने में इससे जो टाइम लगा वो टाइम लगा टी। ए से बी तक पहुंचने में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया सपोज कर लीजिए वो है डेल्टा एस, तो इसे भी हम डेल्टा थीटा ही लिख लेते हैं। ये है आपका डेल्टा एस, डेल्टा थीटा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है डेल्टा थीटा, आर है इसकी रेडियस, डेल्टा एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसको ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगा टी। तो देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जब आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। देयरफॉर यहां से डेल्टा एस को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी, ये लिखा जा सकता है क्या। डेल्टा एस को डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी। नाउ वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी वो होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। लिख सकते हैं हम वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के फॉर्मूले को, ये तो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है। लीनियर वेलोसिटी प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा है, हम इसको लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो देखिएगा इस क्या हो जाता है, यहां से अगर मैं डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर दूं तो आपका v क्या हो जाता है, v इज इक्वल्स टू एक मिनट, इसको दोबारा से थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करके लिखते हैं। डेल्टा थीटा डेल्टा टी हो गया, डेल्टा एस हो गया डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका डेल्टा थीटा, डेल्टा देखिए इसको एक बार दोबारा से थोड़ा सा दोबारा से इसको रीराइट करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हेड ऑन हुआ है, ठीक है। देखिए एंगल इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ध्यान नहीं दिया। एंगल क्या था हमारा यहाँ पर, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क था डेल्टा एस और रेडियस था आर। दोबारा लिख रहा हूं, आर्क था डेल्टा एस, रेडियस था डेल्टा आर। नाउ यहां पर डेल्टा एस के लिए वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा। अगेन लीनियर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है गाइस, लीनियर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। नाउ डेल्टा एस की वैल्यू को अगर मैं यहां रिप्लेस करता हूं तो ये हो जाता है आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आपका v क्या हो जाएगा, r, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो है वो यह बन जाता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ये आपके पास रिलेशन बन जाता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर
वेलोसिटी। ये हो जाता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, देखिए इन वेक्टर फॉर्म अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं तो यहां पर आपके पास में v वेक्टर इज इक्वल्स टू बनता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। इस रिलेशन को हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाले एग्जाम्पल में भी लिखा था गाइस। v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। कहां से आया? देखिए राइट हैंड थंब रूल से आया। यहां पर ये मोशन इस तरह से हो रहा है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये आपका रेडियस वेक्टर है r। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, ध्यान रखिएगा। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। देखिए रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। अब यहां पर जो ओमेगा है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन डॉट से रिप्रेजेंट होगी गाइस, आउटवर्ड डॉट से रिप्रेजेंट होगी। तो देखिए आउटवर्ड हम कहां है? आउटवर्ड हम कहां है? बाहर की तरफ। बाहर से जब हम आर की तरफ हमारी एंगल फिंगर्स को टिल्ट करते हैं, मींस ओमेगा क्रॉस आर, तो हमें थंब कहां मिल रहा है? ऊपर की तरफ। क्लियर? तो यहां से राइट हैंड थंब रूल से आपको v वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मिलती है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर से। r वेक्टर क्रॉस ओमेगा से नीचे हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। क्लियर? यहां पर ध्यान रखिएगा v वेक्टर जो है आपका, ये क्या है? ये टेंजेंशियल वेक्टर है। टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंट पर है ना, कर्व के टेंजेंट पर है तो इसको टेंजेंशियल वेक्टर कहते हैं। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज एक्सियल वेक्टर। ओमेगा क्या है यहां पर आपका? एक्सियल वेक्टर। और आर क्या है आपका यहां पर? रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर। ये तीनों ही वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं गाइस। ये तीनों ही वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा यहां पर ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। दूसरी बात, हमें कोई भी दो वेक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें, जैसे कि यहां पर किया गया है, एक्सियल वेक्टर का प्रोडक्ट किसके साथ? रेडियस वेक्टर के साथ। एक्सियल वेक्टर का प्रोडक्ट किया गया है किसके साथ? रेडियस वेक्टर के साथ। तो आपको आंसर में क्या मिलता है? टेंजेंशियल वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? टेंजेंशियल वेक्टर मिलता है। बात समझ में आई? तीन में से कोई भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट में आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इन तीन में से कोई भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे सर्कुलर मोशन में तो आपको क्या मिलेगा? थर्ड वेक्टर मिलता है गाइस। क्लियर? टेंजेंट के अक्रॉस क्या हो गया? टेंजेंशियल वेक्टर। एक्सिस के अक्रॉस हो गया आपका एक्सियल वेक्टर। रेडियस के अक्रॉस हो गया आपका रेडियल वेक्टर। तीन तरह के वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसे इस तरह से लिखा जाता है। देख लीजिए, आई होप किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। क्लियर है? चलिए नाउ अब हम बात करते हैं, देखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन and angular acceleration. Relation between linear acceleration and angular acceleration. Now acceleration की बात करें in circular motion, acceleration in circular motion,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल्स टू dv बाय dt। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? a dv बाय dt। और v जो है वो हमने यहां पर पता कर रखा है, वेक्टर्स में ही लिखें, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या है? आर वेक्टर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है यहां से आपका? d ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन dt। नाउ एक्सेलरेशन, इसको आप किस तरह से लिखेंगे? देखिए, ओमेगा, एक बार ओमेगा कांस्टेंट डी आर वेक्टर बाय dt प्लस, या फिर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक बार आर वेक्टर क्रॉस डी ओमेगा वेक्टर बाय dt प्लस एक बार ओमेगा कांस्टेंट क्रॉस डी आर वेक्टर बाय dt। इस तरह से हो जाएगा, दोनों का डिफरेंशिएशन सेपरेट। यहां से देखिए आर वेक्टर, ठीक है, क्रॉस में डी ओमेगा बाय dt क्या बनेगा? अल्फा वेक्टर। क्या बना? अल्फा वेक्टर। आपका क्या बन गया? इसको बेसिकली रिवर्स में लिखना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। एक मिनट, डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। देखिए यहां पर था डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा वेक्टर क्रॉस dt क्रॉस आर वेक्टर प्लस, हाँ अब ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन dt। इस तरह से तो डी ओमेगा बाय dt तो क्या बना? अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाय dt जो है ये v वेक्टर बन जाएगा। बेसिकली रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या बन गया? v वेक्टर। ध्यान रखिएगा, v वेक्टर लिख सकते हैं आप इसको। क्लियर? ये क्या है गाइस? ये 90 डिग्री एंगल है। ये दो वेक्टर्स हैं आपके जो कि 90 डिग्री पर होंगे। ये कौन सा एंगल है? ये एक्सियल एंगल है, एक्सियल वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है? रेडियस वेक्टर। इनके प्रोडक्ट से यहां पर जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? वो एक्सेलरेशन कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा? ए टी वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा और वी, ओमेगा वेक्टर और वी वेक्टर, इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये आपका क्या है? ये आपका एक्सियल वेक्टर है और ये आपका टेंजेंशियल वेक्टर है। ये आपका एक्सियल वेक्टर और ये आपका टेंजेंशियल वेक्टर। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा वो होगा रेडियल एक्सेलरेशन। क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन। तो गाइस सर्कुलर मोशन में बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है आपके पास वो दो एक्सेलरेशन से मिलता है। वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अदर इज रेडियल एक्सेलरेशन। पहला कौन सा हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा कौन सा हो गया? रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन जो होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन से मिलता है आपको। क्लियर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्लियर? ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। बात समझ में आ गई? क्लियर? स्केलर फॉर्म में लिखें, स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो AT हो गया आपका अल्फा इंटू आर और AR हो गया आपका ओमेगा इंटू वी। अल्फा इंटू आर, ओमेगा इंटू वी। बात समझ में आ गई? तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। AT इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए आर हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, ये हो जाता है रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर? नेट एक्सेलरेशन आपको इन दोनों से मिलता है, मतलब किसी भी सर्कुलर मोशन में एक इस तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियस वेक्टर से अपोजिट होती है गाइस, टुवर्ड्स द सेंटर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां लगता है? इस डायरेक्शन में। रेडियल एक्सेलरेशन कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां लगेगा? ठीक है, टुवर्ड्स अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस। क्लियर? अब इसके बारे में देखिए, एक चीज है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है at, क्या ये पैरेलल है v के? क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, और इसी डायरेक्शन में क्या होता है? इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी के क्या है? पैरेलल। ये वेलोसिटी के क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है गाइस, देख लीजिए, ये वेलोसिटी से क्या है? पैरेलल। वेलोसिटी से पैरेलल। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, अगर आपके सर्कुलर मोशन की स्पीड कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? at इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी, अल्फा इंटू आर। v इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा क्या है? v बाय आर। तो ओमेगा भी क्या आएगा आपके पास? कांस्टेंट। ओमेगा भी क्या आएगा? कांस्टेंट। बात समझ आ रही है? सर्कुलर मोशन की बात ही कर रहे हैं हम। एक्सेलरेशन जो होता है सर्कुलर मोशन में, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन के सम से आता है। अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया गाइस? ए अल्फा आर, और यहां पर v जो होता है वो ओमेगा इंटू आर होता है, और ओमेगा को v बाय आर लिख सकते हैं। अगर v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, देयरफॉर अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी टी। इसका मतलब इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा अगर आपका क्या होता है? कांस्टेंट, तो अल्फा क्या हो जाता है? जीरो। अल्फा क्या हो जाता है? जीरो। ये सारी की सारी कहानी कहां मिल रही है हमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सारी कहानी होती है। क्यों होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होती है तो स्पीड का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर मैं देखूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर। तो v इज इक्वल टू हो गया ओमेगा आर, ओमेगा हो गया v बाय आर, v कांस्टेंट तो ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा जीरो। अल्फा जीरो, देयरफॉर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म ध्यान रखिएगा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एल्फ ए टी इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है गाइस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होके भी नहीं हुआ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। माने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होके भी नहीं हुआ। कहां नहीं हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं हुआ। किस में नहीं हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है? जब स्पीड आपकी कांस्टेंट, v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। क्लियर है? इसका मतलब फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन जो हुआ गाइस, वो किसके इक्वल हुआ बेटा? पहले था at प्लस ए आर,
80 तो 0 हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल रह गया? आर के इक्वल रह गया। एक्सेलरेशन होगा, लेकिन कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा। आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कौन सा होगा? रेडियल एक्सेलरेशन होगा, जिसकी डायरेक्शन कहां होगी? टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल। टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कहां होगी? सर्कल। इज इट क्लियर? इस ए आर को ही बच्चों, तो देखिए इसीलिए तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं गाइस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इज ए आर इज कॉल्ड ए सी पी। ए सी पी का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस ए आर का मतलब ही हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगा? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन कौन सा होगा गाइस? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात आ गई अब यहां पर, CNTRIPITAL, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात आ चुकी है। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात आ रही है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो AR से ही मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? AR से। और AR की वैल्यू क्या थी? रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? जरा पीछे चले गाइस, तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम देखेंगे कि यहां से 8R क्या थी? ओमेगा इंटू वी। ओमेगा इंटू वी देख पा रहे हैं आप? AR की वैल्यू क्या है? ओमेगा इंटू वी। तो ये ओमेगा इंटू वी हमने यहां पर वैल्यू रख दी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या बनती है? ओमेगा इंटू वी। ACP, वी को आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू आर। तो ACP बन जाता है मेरे यार ओमेगा स्क्वायर आर। ACP क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर दोबारा ACP को आप ओमेगा इंटू वी लिखें और अब यहां ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो ये होता है V बाय आर। तो ये बन जाता है V स्क्वायर बाय आर। क्या बन जाता है? V स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ये दो फॉर्मूलेज होते हैं गाइस, ओमेगा स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले ओमेगा स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। देख सकते हैं आप लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। किसकी? फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट in a uniform circular path. Uniform circular path. Clear? FCP. FCP क्या हो जाएगा? MACP. Because F is equal to क्या होता है? MA. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो सेंटर की तरफ आपको फोर्स मिल रहा होगा वो क्या हो जाएगा गाइस? MCP. तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं किसकी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो कि क्या थी? V स्क्वायर बाय आर थी। देखिए पीछे V स्क्वायर बाय आर थी। तो इसकी V स्क्वायर बाय आर को अगर M से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है, यही होता है गाइस, MV स्क्वायर बाय आर। क्या बनता है? MV स्क्वायर बाय आर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं FCP M ओमेगा स्क्वायर आर। एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में M ओमेगा स्क्वायर आर, और एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में क्या हो गया? M ओमेगा स्क्वायर आर। लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में हो गया MV स्क्वायर बाय आर। ये आपके दोनों फॉर्मूले जो हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए काम आएंगे। क्लियर?
सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए काम आएंगे। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इन वेक्टर फॉर्म सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो FCP वेक्टर हो जाता है mv² बाय r इंटू माइनस ऑफ r कैप। FCP इज इक्वल टू माइनस mv² अपॉन r क्यूब r वेक्टर। भैया माइनस क्यों आया? माइनस इस वजह से आया क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन रेडियल वेक्टर के ऑपोजिट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है? रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट होती है। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से कैलकुलेट होता है गाइस। तो ये बेसिकली आपका सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है यहां पर, बस यही सर्कुलर मोशन है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम्स इलस्ट्रेट करूंगा इसके रिलेटेड, उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे जो कि है आपका नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? यहां पर मोशन इन अ प्लेन बेसिकली आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए गाइस। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।